नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो अभी तक हमने 5 क्लास में पूरा केमिस्ट्री में पहला चैप्टर हम लोग ने मैटर्स यानी कि पदार्थ को बहुत ही अच्छे से बाइलिंगुअल हमने ख़त्म किया है। बिल्कुल कंसेप्चुअली हमने टॉपिक वाइज चीज़ें देखी। सबसे पहले हमने समझा कि मैटर्स क्या होता है, मैटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हमने। उसके बाद हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन किया जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बाद हमने इसके इंटर कन्वर्जन समझे विथ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड विथ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। और फाइनली फिर हमने एवोपरेशन कंसेप्ट को समझते हुए उसके फैक्टर के जो भी अफेक्ट करने वाले हैं एवोपरेशन को, वो सारे फैक्टर हमने चारों के चारों फैक्टर डिस्कशन कर लिए थे, ठीक है। अब जो हमारा, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि टॉपिक वाइज चीज़ें, उसके बाद टॉपिक में बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में कंसेप्ट जो भी आपका है एनसीईआरटी में, ठीक है। मैंने हमेशा ही जोड़ दिया एनसीईआरटी में, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हैं तो फिर आप जो भी पब्लिकेशन की किताब बनाइए हर सवाल बनेगा आपसे। और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है और आपका एग्जाम्पलर। तो अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। देखिए, अभी तक जितने हमने चीज़ें अभी तक पढ़ाई, आपको 12 से 15 सवाल आपके पूछे गए हैं, ठीक है। 12 से 15 में 5 सवाल ऐसे थे जो रिपीट किए हुए थे, ठीक। तो इसलिए आज हम लोग पूरा 10 सवाल, मतलब कि 10 के 10 न्यू सवाल, यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं है। तो वो हम आपके जो अभी तक हमने मैटर्स में जो चीज़ें पढ़ी है, ठीक है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, मिक्सचर, सॉल्यूशन में जो हम लोग पढ़ते हैं वो अभी मैंने इसमें क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए। तो आप लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे कि वो क्वेश्चन भी आए हुए थे। मैंने पहले कह दिया, वो जो चीज़ मैटर्स में हमने पढ़े हैं, पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा है एनसीईआरटी का, वो बिल्कुल एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, आपके जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था, उसके बाद एएलपी टेक्नीशियन की जो पेपर हुई थी, एनटीपीसी में जो पेपर हुई थी, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और फिर देखेंगे कि किस प्रकार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर था तो आप क्वेश्चन बना रहे थे, ठीक है। अभी जो है, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं भाई, तो ज़रूर से ज़रूर इस सीरीज को फॉलो कीजिए, ठीक है। और आप लोगों को ये ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। स्मॉल लेटर में सर्च करना है फोकस स्टडी विथ अभी, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, पहला सवाल जो आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ है, यहाँ पे सवाल आपके बाइलिंगुअल मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में भी, ठीक है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर मॉलिक्यूल हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, ठीक है। तो हमें ये बताइएगा, जैसे कि आप ऑप्शन में बात कर रहे हैं फ्लूइड, प्लाज्मा, सॉलिड एंड गैस। तो देखिए, मैंने 3 स्टेट आपके बारे में, मैंने स्टेट की डिस्कशन की थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल पार्टिकल होते हैं उनके बीच जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो आपको क्या पता है कि सॉलिड के बीच, मतलब सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है। और सबसे मिनिमम किसके बीच होता है, जो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं। और मतलब कि ठोस से कम और गैस से ज़्यादा, मतलब कि सॉलिड से कम है और आपका गैस से अधिक है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका है, तो वो लिक्विड के पार्टिकल्स के। तो यहाँ आपसे पूछा गया मैक्सिमम अट्रैक्शन ऑफ फोर्स किसके बीच है, तो आपको जवाब देना होगा सॉलिड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ये आरआरबी जेई में पूछा हुआ सवाल है। देखिए, पहला इसमें जो सवाल आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस। अब देखिए, यहाँ स्टेटमेंट आपसे डायरेक्ट आपको दे दिया गया है, पूछा गया है कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ आपको जवाब देना है कि विच इज़ नॉट करेक्ट। किसके बारे पूछा गया, तो सब्सटेंस के बारे, यानी कि आप में से जो भी पदार्थ चैप्टर अभी तक नहीं पढ़े तो भाई इस सवाल का आप जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो पढ़े हैं, जिन्होंने जिन्होंने कैरेक्टरिस्टिक जिनको याद होंगे वो जवाब सही से दे पाएंगे। बोला गया कि पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। यहाँ बोला गया है नॉट करेक्ट। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, करेक्ट पे टिक नहीं करना आपको। तो पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है पदार्थ के बारे में कि देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो भाई पहला ही स्टेटमेंट गलत है। देखिए कैसे, क्योंकि हमने कहा था कि चाहे सॉलिड हो, चाहे आप लिक्विड की बात कर रहे हो, या फिर आप गैस की पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, हर पार्टिकल के बीच क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होता है, जिसे हमने नाम दिया था कोहेसिव फोर्स, ठीक है, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। और यहाँ आपसे कहा जा रहा है क्या कि देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स। तो पहली स्टेटमेंट गलत। अब आगे चलेंगे कि इनमें से और कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत है।
पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूसली इन फ्लूइड एंड एयर। आप सभी को पता है फ्लूइड हो चाहे एयर हो चाहे सॉलिड हो, उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ सॉलिड में क्या होता है, आपके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये भी मैंने समझाया था क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना अधिक होने के कारण, बहुत ही स्ट्रांग होने के कारण। थर्ड ऑप्शन में बोला गया है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, पदार्थ कणों से बना होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि पदार्थ तो बिल्कुल सही है, ये तो पहला हमने कैरेक्टरिस्टिक ही हमने देखा था कि पदार्थ जो होते हैं, मैटर जो होते हैं, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फोर्थ जो ऑप्शन बोला गया है, देयर इज अ इंटर मॉलिक्यूल स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो भाई बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ स्पेस होता ही है। ठीक है, तभी तो जा कर के मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई लिक्विड लेते हो और जब आप सॉल्ट को डालते हो तो जो पानी का जो लेवल होता है वो ना तो ऊपर होता है ना ही नीचे होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस होते हैं, वाटर के पार्टिकल है और ये सॉलिड के पार्टिकल है, तो ये इस स्पेस को ही ऑक्यूपाई कर, मैंने बहुत डिटेल में समझाया। तो भाई ये तो इतना मतलब कि आप डायरेक्ट टिक करके आओगे, पहला ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 3 की अगर बात कर ली जाए तो ये भी आपका ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड के पार्टिकल की प्रॉपर्टी के बारे आपसे यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिया गया। दे मूव रेंडमली, बिल्कुल ये सही है या गलत है, अभी हम लोग रुकेंगे। ठीक है, फिर आएंगे ऑप्शन पे बी पे, देयर आर लार्ज गैप्स बिटवीन देम। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है क्या कि कौन सा, मतलब यहाँ आपको स्टेटमेंट पूछा गया है कौन सा ट्रू है। तो सबसे पहला तो आप ये देखिए, ये दे मूव रेंडमली, और मैंने क्या कहा था, सॉलिड के पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, अभी आप टिक नहीं करेंगे। सेकेंड ऑप्शन बोला गया देयर आर लार्ज गैप्स बिटवीन देम, तो इस सॉलिड के पार्टिकल बीच में क्या होते हैं, बहुत ही मिनिमम स्पेस होते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बोला गया है दे आर कन्फिगर्ड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ठीक है, पार्टिकल्स आप सभी को पता है सॉलिड के जो होते हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनर में होते हैं। क्यों? ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, कोहेसिव फोर्स, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन देखते हैं, दे हैव मिनिमम अट्रैक्शन। ठीक है, अब आप सभी को पता है सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो भाई आप यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन ट्रू है, तो ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा, कोई डाउट होगा कि नहीं हो कि दे मूव रेंडमली, मैंने बोला था कि पार्टिकल्स ऑलवेज मूविंग होते हैं, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल के बारे में मैंने हमेशा ही कहते आया है कि वो क्या करते हैं, हाई मतलब कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये क्या करते हैं, पार्टिकल्स अपने मतलब दोनों क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, वाइब्रेट इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वाइब्रेट करते हैं, इस प्रकार से वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल्स, बट दे डू नॉट मूव। ओके, जब आप हीट एनर्जी उसको सप्लाई कर रहे थे, ठीक है, जिस प्रकार से -10 डिग्री सेल्सियस आइस क्यूब आपका धीरे धीरे 0 डिग्री सेल्सियस में होता है, तब जाके इसके काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो ये मतलब फाइनली इतना इसके पास क्या हो जाता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है कि जैसे कि हम इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करते हैं, मतलब कि क्या था हमने वहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग हमने नाम दिया था। ठीक है, तब जाके इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है और पार्टिकल्स फिर मूव करने लगती है। तो सॉलिड में पार्टिकल मूव नहीं होती, हम उसे अगर मतलब कि कंसेप्चुअली बात करें तो वो क्या करती है, वाइब्रेट। अगर यहाँ वाइब्रेशन ऑप्शन में होता है तो ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बोला गया है, ग्रुप डी का सवाल है, हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर हैव बीन डिटरमाइंड बाय द साइंस, मतलब कि पूछा गया है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थों की कितनी अवस्थाएं तय की गई, कितनी स्टेट है, तो हमने 4 बताया था आपको। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ठीक है, हालांकि 5 स्टेट होते हैं, पांचवा भी आपका बॉर्न्स आइंस्टीन कंडेंसेट है, तो ये याद रखेंगे आप। ठीक है, मैंने नहीं डिस्कस किया था क्योंकि वो सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना टोटल 5 स्टेट होते हैं, ऑप्शन डी सही होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, अच्छा, कुछ फिगर आपको दिया गया यहाँ पर, इस फिगर के बारे में आपसे पूछा गया। देखिए, सॉलिड का ये फिगर है, ये लिक्विड है, ये गैस और ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा आपको पता होगा, आप ब्लड जब पढ़ रहे होंगे तो ब्लड में आपने 3 सेल पढ़े होंगे। ठीक है, WBC, RBC और प्लाज्मा। तो आपको पता है कि ये जो प्लाज्मा क्या है, एक सेल है। ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड में। ठीक है, मतलब हम लोग की जो ब्लड होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है प्लाज्मा। ठीक, अच्छा आइए अब हम बात करते हैं क्या यहाँ सवाल पूछा गया है कि वाट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फिगर गिवन, मतलब जो भी फिगर गिवन है, ठीक है, क्या हम उसमें आइडेंटिफाई नहीं करते। चलिए एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए, ग्रुप डी का सवाल है। अब देखिए किस प्रकार से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, अब आप सोच सकते हो। अगर कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है, क्या आप
मैटर्स होता है, मैटर्स में क्या पार्टिकल्स होते हैं, क्या सॉलिड के मैटर्स के सॉलिड के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है, क्या लिक्विड के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है, क्या गैस के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है, एवोपरेशन क्या होती है। तो ये सवाल आप क्या सोच सकते हो, बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ठीक है। पहला जो स्टेटमेंट दिया गया, द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ ऑल दी 4 स्टेट्स मैटर कैन बी सीन, ठीक है। बोला यहाँ क्या आपसे पूछा क्या आएगा, व्हाट कैन नॉट बी आइडेंटिफाई, क्या हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इस फिगर से। तो क्या पहला जो स्टेटमेंट दिया है हम क्या इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिगर से। द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, तो बिल्कुल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट आपको तो दिख ही रहा है इस फिगर में, तो बिल्कुल हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कोई मतलब की बात ही नहीं हुई। सेकेंड ऑप्शन बोला गया, प्लाज्मा इज अ फ्लूइड, ठीक है, प्लाज्मा इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। अब ये आप तो भाई इस फिगर से आप क्या ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा दिखाया गया फिगर में नहीं। हालांकि प्लाज्मा तो आपके ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड का जो होता है एक सेल होता है प्लाज्मा, तो इस फिगर से इसका कोई लेना देना है नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं अब। तो यानी कि ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और कोई ऑप्शन मिलता तो उसको भी देखते हैं। दिस फिगर रिप्रेजेंट द 4th स्टेट ऑफ मैटर दैट इज प्लाज्मा, तो बिल्कुल ये जो चौथा फिगर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है प्लाज्मा को, ये भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन क्या दिया गया, दिस फिगर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है, दिस फिगर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो बिल्कुल हर फिगर एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड को, ये लिक्विड को, ये गैस को और ये प्लाज्मा को। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट डिफ्यूजन, डिफ्यूजन अक्कर्स इन एक्सट्रीमली इंटेंसिटी इन, मतलब पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा आपको डिफ्यूजन किस में देखने को मिलेगा। मैंने एग्जांपल दिया था लकड़ी का और एक लोहा को, ठीक है। दोनों मैटर को आप पास में रखते हैं, विसरण विसरण यानी कि डिफ्यूजन मतलब क्या हो जाना, दोनों का मतलब क्या हो जाना चाहिए, इंटर मिक्सिंग हो जाना चाहिए। क्या आप दोनों को पास में रखते हो, लोहा और लकड़ी, क्या इंटर मिक्स हो जाती, नहीं। मैंने एग्जांपल दिया था लिक्विड पानी का, और एक ड्रॉप मैंने बोला था कलर आप गिरा दें, ठीक है, एक स्पून, तो आप बिना उसको हिलाए डुलाए वो जो स्पून से जो कलर गिरा है और जो ये लिक्विड है, दोनों के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, रेंडमली मूवमेंट होते हैं। मूवमेंट तथा स्पेस होने के कारण ये क्या हो जाता है, पूरा सा का पूरा कलर, ये वाइट पानी जो होता है आपका ग्रीन, जो भी कलर आप डालेंगे वो क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स है, ठीक है, ये जो सॉलिड या फिर ये जो लिक्विड कलर आपने जो डाला, जो उसके जो पार्टिकल्स है उसमें क्या होते हैं, मूवमेंट के नेचर होते हैं, और ये भी लिक्विड के मूवमेंट के नेचर होते हैं। इस मूवमेंट के कारण ही पूरा पानी का कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन, रेड, जो भी कलर आपने डाला हुआ, तो ठीक। लेकिन पूछा गया कि डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में होगा, एक्सट्रीमली इंटेंसिटी सबसे अधिक तीव्रता किस में होगा। तो सॉलिड में तो खैर होने से रहा, लिक्विड में या फिर गैस, अब आपके पास ये डाउट है। तो आपको पता होना चाहिए कि गैस में सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफ्यूज़न। क्यों, क्योंकि इनके पास हाई काइनेटिक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तथा लेस स्पेस इनके बीच होते हैं, ठीक है। इंटर पार्टिकल जो स्पेस होता है बहुत ही कम होता है, तो इसका जवाब क्या होगा, गैसियस, ठीक है, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपसे पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट है, एएलपी टेक्नीशियन का पूछा हुआ सवाल है। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेडी स्टेट, मतलब पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होता है। तो मुझे ये बताइए क्या ये सही हो सकता है, इनकरेक्ट आपसे पूछा गया, तो भाई ये इनकरेक्ट है पहला ऑप्शन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बिल्कुल ये भी सही है, हमने कैरेक्टरिस्टिक में भी ये सब डिस्कशन कर रखे हैं। ऑप्शन सी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, बिल्कुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहेसिव फोर्स हमने देखा है। और ऑप्शन डी बोला गया है कि देयर आर सम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो बिल्कुल ये भी सही है, स्पेसेस होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस में भी, सॉलिड में बहुत कम होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका इनकरेक्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर ट्रू, ठीक है। अब देखिए क्या जो बात यहाँ बताई गई है रिजिडिटी के बारे और कंप्रेसिबिलिटी, तो हमने क्या बताया था, रिजिडिटी मतलब कठोरता। क्या बोला था कि जब भी आप कोई भी मैटर्स में अगर बाहर से आप फोर्स लगाते हो तो उसकी टेंडेंसी क्या है, उस मैटर को अपना शेप को मतलब बिना चेंज किए ही, आपने जो भी फोर्स लगाया, आप जैसे कि एक ईंट को लीजिए, आपने उस पर फोर्स लगाया तो उसकी शेप एंड साइज क्या होती है, चेंज होती है, नहीं होती है, यानी कि उसकी रिजिडिटी हाई है, तो वो हो गया आपकी कठोरता। लेकिन अब आप एक लाइए मतलब कि जैसे कोई भी बलून लाइए जिसमें गैस भरा हुआ, अब आप उसमें प्रेशर डालेंगे तो उसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा, तो उसकी रिजिडिटी क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली सॉलिड से कम होगी। समझ में आ गया क्या हो गया आपका रिजिडिटी, समझ में आ गया होगा। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, जितना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, ठीक है, तो जो मैटर्स होते हैं उसके पार्टिकल क्या होगी, कंप्रेस होगी, और अगर पार्टिकल कंप्रेस होगी तो शेप एंड साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं क्या है ये, मैंने बता दिया क्या होती है रिजिडिटी और कंप्रेसिबिलिटी।
सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी किसमें, सॉलिड में, मैंने बताया था। उसके बाद लिक्विड और सबसे ज़्यादा गैस में। रिजिडिटी सबसे ज़्यादा किसकी, तो सॉलिड की, लिक्विड की उससे कम और गैस की उससे भी कम। ये सब हमने पिछले क्लासेस में डिस्कशन कर रखा है। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सब्सटेंस साइज वेरीज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड हैव अ फिक्स साइज वाइल लिक्विड अटेन द साइज ऑफ देयर वेसल एंड इट्स इन, मतलब ये तो कोई बात ही नहीं है। रिजिडिटी जो डेफिनेशन यहाँ पे ऐसा कुछ भी पॉइंट ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अब कंप्रेसिबिलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या यहाँ पे बोला गया है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी एक ऐसी क्वालिटी या प्रॉपर्टीज है सब्सटेंस की दैट रिड्यूसेस देयर वॉल्यूम एट हाई प्रेशर। बिल्कुल प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। दिस प्रॉपर्टीज फाउंड इन गैसेस, बिल्कुल गैस में ये आपको प्रॉपर्टी देखने को सबसे ज़्यादा मिलती है। तो भाई ऑप्शन बी जो होगा आपका फॉलो करेगा, यानी कि ट्रू होगा। तो ओनली बी इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 पे अब हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को क्या करेगा, कम करता है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर रिड्यूसेस द रेट ऑफ एवोपरेशन। अब एवोपरेशन मैंने क्या बताया था कि एवोपरेशन भी क्या होता है, लिक्विड से गैस का चेंज होना ही एवोपरेशन होता है। बट मैंने एक फैक्टर रखा था, एट एनी टेम्परेचर और विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी। क्यों, क्योंकि हमने बॉइलिंग में देखा था कि हमने यहाँ बॉइलिंग देखा था 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और विद हमने क्या किया था, बर्नर को ऑन रखा था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब हमने बताया था इसके फैक्टर कुछ अफेक्टिंग जो है एवापोरेशन के, जैसे कि सरफेस एरिया हमने बताए थे, टेम्परेचर हमने बताए थे, प्रेशर हमने बताया था, और फिर हमने एक और फैक्टर लिया था जो आपका था ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यहाँ आपका ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर रिड्यूसेस द रेट ऑफ एवोपरेशन। तो देखिए यहाँ पे बोला गया रेट ऑफ एवोपरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एवोपरेशन क्या होगी, मैंने क्या बताया था, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर सरफेस एरिया आपने इंक्रीज कर दिया तो एवोपरेशन, रेट ऑफ एवोपरेशन वो भी इंक्रीज है। जैसे कि आपने कपड़ा धोया, मोड़ करके रख दिया है, उसमें जो एवोपरेशन होगा, मतलब लिक्विड का वेपर, और आपने अगर उसे अच्छी तरह से बाहर तार में अगर उसे अच्छे से फैला करके उसके सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिए तो वो ज़्यादा जल्दी सूखेगी, क्योंकि मैंने बोला था कि पार्टिकल्स के वो लेयर बन जाएंगे, और फैला देने से, सरफेस एरिया इंक्रीज होने से पार्टिकल के जो लेयर है वो फॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिससे ईजिली एवोपरेशन हो पाएगी, रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इंक्रीज इन सरफेस एरिया, एवोपरेशन इज ऑल्सो इंक्रीज। इंक्रीज इन एयर प्रेशर, जब आपने, मैंने बताया था कि हवा बहुत ही तेज चलने लगे या फिर आप हवा तेज चलाने लगे फैन वगैरह लगा के, तो भी रेट ऑफ एवोपरेशन काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, आप सभी को पता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो उनके जो मूवमेंट होगी वो काफ़ी तेज होगी, वो बाहर भागेगी, जिससे वो मतलब लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब ह्यूमिडिटी की बात करें, ह्यूमिडिटी का हमने डेफिनेशन देखा था कि ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ईयर। तो जितना ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी होगा, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा मतलब जो ईयर है यानी कि जो गैस है उसमें वाटर की क्वांटिटी अधिक है, वाटर की क्वांटिटी अधिक यानी कि जो एवोपरेशन होगा वो स्लोली होगा। लेकिन ह्यूमिडिटी अगर कम है मतलब कि गैस में वाटर की क्वांटिटी कम है, अगर वाटर की क्वांटिटी कम है तो रेट ऑफ एवोपरेशन ज़्यादा फास्ट होगा। तो पूछा गया है यहाँ क्वेश्चन में क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर रिड्यूसेस द रेट ऑफ एवोपरेशन। तो ह्यूमिडिटी आपका क्या करेगा, रेट ऑफ एवोपरेशन को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट अंतिम सवाल जो आपसे पूछा गया ये भी ग्रुप डी का ही है कि डैश इज अ सरफेस फेनोमेना, ठीक है। एक सतह की कौन जो है एक सरफेस फेनोमेना घटना है, सतह की घटना। तो बहुत अच्छे से हमने समझाया था एवोपरेशन, और समझाते हुए हमें बहुत फिगर से पूरे डिटेल में हमने चीज़ें देखी थी, ठीक है। इस तरह से पानी आपका फिलअप था, और यहाँ जो पार्टिकल्स है हमने कहा था कि कुछ पार्टिकल मतलब हर पार्टिकल की जो होती है काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है ड्यू टू रैंडम मूवमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जिसके पास सबसे हाई काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन जो सरफेस में जो लिक्विड के सरफेस में होगा वही क्या होगा, उसका एवोपरेशन होगा, लिक्विड से गैस में चेंज होगा। फिर फर्दर जो लिक्विड आपके सरफेस में प्रेजेंट होंगे वो फिर आपका एवोपरेशन में चेंज होगा। इस प्रकार से पानी का लेयर धीरे धीरे कम होते चला जाता है। फ्लोर का पानी बिना सप्लाई एनी हीट, सूर्य का टेम्परेचर, वो एवोपरेशन के थ्रू वाष्पीकरण के दर के कारण ही क्या होती है, उसकी जो क्वांटिटी होती है पानी की वो कम होती चली जाती है। तो ये इसका सही जवाब होगा, एवोपरेशन जो सरफेस एक फेनोमेना है यानी कि सतह की घटना, ठीक है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर में सवाल आपके पूछे गए थे मैटर्स में, देख लीजिए रेलवे में जितने भी सवाल पूछे गए थे सारे सवाल हमने यहाँ पे डिस्कशन कर दिए हैं। कोशिश किया कि थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा भी दूं, लेकिन आपको ज़रूर से पूरी की पूरी मैटर्स चैप्टर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा कंसेप्ट हमने दिया। तो अभी अगर आप सोचिए जो लोग भी देखे होंगे पूरा क्लियर से कंसेप्ट को समझे होंगे, ये सारे क्वेश्चन उनको बहुत ही आसान लग रहे होंगे।
अगला वीडियो आपका एग्जाम्पलर पे होने वाला है, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पलर के सवाल होंगे अच्छे अच्छे हम सब कुछ डिस्कशन कर लेंगे और आप देखिएगा हर क्वेश्चन आप बना रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करिएगा, सपोर्ट करें। आपके बिना ये सीरीज़ चलाना मुश्किल है, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।